Gupta ji, former DJ. I will like to invite Suresh Gupta ji, former DJ, 32 years of experience, judicial experience. Not only is he a successful teacher of 10 years experience, not only does he have 200 more students in RJS, and this time, last year only, that is this year, last year मतलब this year, he had 4 batches of ADJ exam. जैसे आप लोगों का RJS होता है, उनका RHJS होता है. सुरेश गुप्ता जी का 32 साल का अनुभव है जुडिशियल सर्विस में, रिनाउंड टीचर हैं, 10 साल का अनुभव टीचिंग का है, ADJ के 4 बैच अभी चले हैं उनके, और साथ में कम से कम 200 RJS हैं, और सफल पिता भी हैं क्योंकि इनके दोनों बच्चे ADJ हैं. तो आई विल लाइक टू इनवाइट मिस्टर सुरेश गुप्ता जी, प्लीज सर कम. He will tell you about the common errors in judgment writing. ठीक है सर, आइए आइए सर आइए. एक मिनट सर, आप सभी को नमस्कार. ये इसको जेब में रखे. आप सभी को नमस्कार. आज मैं आपको जजमेंट राइटिंग में जो कॉमन मिस्टेक होती है उसके बारे में बताऊंगा. स्टूडेंट से जाने अनजाने में ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि उसको जजमेंट राइटिंग का ज्ञान होते हुए भी वो 0 मार्क प्राप्त कर लेता है. कुछ आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि जिसमें आपको 0 मार्क मिलेंगे. कब मिलेंगे? जजमेंट राइटिंग एक आर्ट है, एक कला है. ये 4-5 दिन या 10 दिन पढ़ने से नहीं आ सकती. इसके लिए सतत अभ्यास की जरूरत है. आप का लॉ पर कितना भी कमांड हो, फिर भी आप अच्छी जजमेंट राइटिंग नहीं लिख सकते. निर्णय लेखन के लिए अभ्यास भी करना पड़ता है. IPC, CRPC, CPC और एविडेंस का पूर्ण ज्ञान भी होना जरूरी है. इतना ही नहीं, सिविल लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल हाई कोर्ट रूल्स का भी नॉलेज होना जरूरी है. यदि सिविल और क्रिमिनल हाई कोर्ट रूल्स की आपको नॉलेज नहीं हुई तो भी आपका जजमेंट राइटिंग गलत जा सकता है. हालांकि RJS में हाई कोर्ट सिविल और क्रिमिनल लॉ कोर्स में नहीं है, ADJ में तो है. तो लेकिन इम्पोर्टेंट क्रिमिनल और सिविल रूल्स के बारे में बताऊंगा जहां जजमेंट राइटिंग की जरूरत होती है. स्टूडेंट जजमेंट राइटिंग में फैटल मिस्टेक कहां करते हैं? सबसे पहले जजमेंट राइटिंग लिखते हो तो आपको कोर्ट का नाम, नेम ऑफ द कोर्ट लिखना पड़ेगा. अब आपको देखना है कि ऑफेंस क्या है. सेशन ट्राइबल है या मजिस्ट्रेट ट्राइबल है. यदि सेशन ट्राइबल है तो सेशन कोर्ट का नाम लिखना पड़ेगा. इन दी कोर्ट ऑफ सेशन, जयपुर मेट्रो फर्स्ट या मेट्रो सेकंड या बीकानेर
यदि आपने मजिस्ट्रेट ट्राइबल ऑफेंस में सेशन कोर्ट का नाम लिख दिया तो आप 0 नंबर के आसपास आ जाओगे। ऑफेंस के आधार पर आपको यह देखना होगा कि ये ऑफेंस मजिस्ट्रेट ट्राइबल है या सेशन ट्राइबल है। यदि मजिस्ट्रेट ट्राइबल है तो मजिस्ट्रेट इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिख दो आप। जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों होते हैं। हालांकि राजस्थान में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखो या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखो या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखो। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे फर्स्ट क्लास लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि जयपुर और जोधपुर का मामला है तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं लिखना है बल्कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लिखना है। इसमें स्टूडेंट्स भूल कर देते हैं। जयपुर में और जोधपुर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है ही नहीं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आगे फर्स्ट क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हमेशा फर्स्ट क्लास ही होता है, सेकंड क्लास नहीं होता है। तो आप जजमेंट राइटिंग में सबसे पहले कोर्ट का नाम सही लिखें। पहले आप ऑफेंस को प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम आती है, उसको ऑफेंस को आइडेंटिफाई करो कि ये मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। यदि आपने आइडेंटिफाई करके मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 लिख दिया तो आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी, सही आइडेंटिफाई कर लिया। तो यदि प्रॉब्लम 304 की है और आपने लिख दिया 302 तो 0 नंबर आ जाएगी। आपने कितना भी बढ़िया और बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखा हो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो प्रॉब्लम है उसमें ऑफेंस मर्डर का बनता है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का बनता है। सेशन, दोनों ही सेशन ट्राइबल है। कभी कभी ऐसा होता है कि 326 आईपीसी causing grievous hurt by sharp object, 326 आईपीसी, इसमें लाइफ इंप्रिजमेंट है लेकिन ऑफेंस मजिस्ट्रेट ट्राइबल है। लाइफ इंप्रिजमेंट होते हुए मजिस्ट्रेट ट्राइबल, लेकिन 308 आईपीसी जिसमें पनिशमेंट 3 इयर्स है लेकिन फिर भी ये सेशन ट्राइबल है। तो 326 मजिस्ट्रेट ट्राइबल है तो उसमें कोर्ट का नाम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आना चाहिए, न कि सेशन कोर्ट का नाम। तो स्टूडेंट से अक्सर कोर्ट के नाम की गलतियां हो जाती हैं। सिविल में कौन सी कोर्ट का लिखें? स्टूडेंट को सिविल में पहले नाम थे सिविल जज जूनियर डिवीजन, सीनियर जज जूनियर डिवीजन, लेकिन वो नाम अब हटा दिए गए हैं। सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन कभी मत लिखना, अन्यथा कोर्ट का नाम गलत हो जाएगा। आपको जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन नहीं लिखना है। सिविल जज
या सीनियर सिविल जज लिखना है। सिविल जज तो लिख दिया, लेकिन उसके आगे जूनियर डिवीजन लिखा दिया तो कोर्ट का नाम गलत हो गया। अब इसका पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन, आर्थिक क्षेत्राधिकार किस आधार पर बांटा गया है? यदि आर्थिक क्षेत्राधिकार 2 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी है, वैल्यूएशन 2 लाख रुपए है, अप टू 2 लाख, तो सिविल जज की कोर्ट का नाम आएगा। यदि वैल्यूएशन एबव 2 लाख है तो सीनियर सिविल जज का नाम आएगा। और यदि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन एबव 5 लाख है तो डिस्ट्रिक्ट जज का नाम आएगा। ये आर्थिक क्षेत्राधिकार बटे हुए हैं और इसी अनुसार कोर्ट का नाम लिखना है। किसी ने 3 लाख रुपए का सूट फाइल किया तो आपको सीनियर सिविल जज लिखना है। किसी ने 1 लाख रुपए का सूट फाइल किया तो आपको केवल सिविल जज लिखना है। किसी ने 6 लाख का सूट फाइल किया है तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज लिखना है। तो कोर्ट के नाम पर गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि कोर्ट में आपने गलती की तो इंप्रेशन शुरू में ही एग्जामिनर का गलत चला जाता है और ये आपके लिए फैटल हो जाता है, घातक हो जाता है। एग्जामिनर इस इंप्रेशन में आ जाता है कि स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज नहीं है। तो कोर्ट का नाम सही लिखेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, मर्डर हुआ है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हुआ है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सदोष मानव भक्त का सेक्शन 304 है। स्टूडेंट यदि 304 की प्रॉब्लम आती है तो ये लिखते हैं कि एक्यूज्ड है कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पनिशेबल अंडर सेक्शन 304 आईपीसी। ये आंसर इतना सही नहीं है जितना लिखा जाना चाहिए। इसमें कहां गलती की? प्रॉब्लम आई है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की, 304 आईपीसी की, और आपने लिख दिया कि एक्यूज्ड है कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पनिशेबल अंडर सेक्शन 304 आईपीसी। लेकिन ये ऑर्डर इनकम्प्लीट है। ये आपको आईपीसी सीआरपीसी में नहीं मिलेगा कि कैसे इनकम्प्लीट है। आप आईपीसी पढ़िए। 304 के 2 पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि 304 आईपीसी का है, ये कौन से पार्ट में कवर हो रहा है, पार्ट फर्स्ट में या पार्ट सेकंड में, और उसी के अनुसार आपको सेंटेंस पास करना पड़ेगा। क्योंकि सेशन जज जब भी फैसला करेगा तो वो 304 में पार्ट फर्स्ट लिखेगा या पार्ट सेकंड लिखेगा। ये आपने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का अंतर जब पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर बता देंगे कि पार्ट फर्स्ट और सेकंड क्या है। सेक्शन 300 आईपीसी के 5 एक्सेप्शन हैं जिनमें इंटेंशन होती है। यदि
ऑफेंस इन 5 एक्सेप्शन में से किसी एक एक्सेप्शन में कवर होता है तो वो पार्ट फर्स्ट है, और इसमें सेंटेंस है लाइफ इंप्रिजमेंट एंड फाइन। यदि ऑफेंस किसी एक्सेप्शन में कवर नहीं होता है, केवल सेक्शन 299 आईपीसी में कवर होता है, तो वो है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में पनिशमेंट है 10 ईयर्स और फाइन और बोथ। तो अब आपको ये देखना होगा कि ये पार्ट फर्स्ट में कवर हो रहा है या पार्ट सेकंड में। यदि आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड में लिखोगे तो नंबर तो बहुत बढ़िया मिलेंगे ही, क्योंकि हर कोई नहीं लिख सकता। ये तो सेशन जज ही जानता है कि उसे मर्डर के केस में या कल्पेबल होमिसाइड के केस में 304 में पार्ट फर्स्ट और सेकंड लिखना जरूरी होता है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो लिख देगा, क्योंकि मैंने तो पिछले सालों में काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉपियां चेक की हैं, एडीजे की भी चेक की हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी ने नहीं लिखा। बस ये लिखा है कि एक्यूज हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पनिशेबल अंडर सेक्शन 304 आईपीसी। आप अपनी जो ये कमी है इसको इस लिख करके सुधारोगे तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा, आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। नंबर तो उसमें भी मिलेंगे आपको, लेकिन उतने बढ़िया नहीं मिलेंगे जिसमें आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड लिखोगे। आपको सेशन ट्राइबल ऑफेंस की लिस्ट भी याद रखनी होगी। आप सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल देख लीजिए, उसमें पता लग जाएगा कि कौन से ऑफेंस सेशन ट्राइबल है। जैसे 302 सेशन ट्राइबल है, 304 सेशन ट्राइबल है, 34B सेशन ट्राइबल है, 306 सेशन ट्राइबल है, 307 सेशन ट्राइबल है, 308 सेशन ट्राइबल है। ये सभी सेशन ट्राइबल हैं एक्सेप्ट 304A कॉजिंग डेथ बाय रेस और नेग्लिजेंट एक्ट, वो मजिस्ट्रेट ट्राइबल है। मिस कैरिज के सेशन ट्राइबल हैं 313 से 316। किडनैपिंग इन ऑर्डर टू मर्डर 364, किडनैपिंग फॉर रैंसम फिरौती के लिए किडनैपिंग करना 364A, ये सब सेशन ट्राइबल है। सेशन ट्राइबल ऑफेंसेज की लिस्ट सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बहुत लंबी है। आपको हम जजमेंट राइटिंग बताएंगे, तब बताएंगे, लिस्ट बताएंगे कि कितनी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सेशन ट्राइबल ऑफेंस की लिस्ट याद रखनी होगी। 436 सेशन ट्राइबल है, 495 सेशन ट्राइबल है, अब स्टूडेंट जो एक दूसरी गलतियां करते हैं वो है मिनिमम सेंटेंस। कुछ ऑफेंसेज में मिनिमम सेंटेंस प्रेस्क्राइब्ड है। जैसे मर्डर में मिनिमम सेंटेंस है लाइफ इंप्रिजमेंट एंड फाइन, तो मर्डर में कन्विक्ट करते समय आपको कम से कम लाइफ इंप्रिजमेंट आजीवन कारावास देना ही होगा। यदि आपने 10 वर्ष की सजा दे दी ना तो ये जजमेंट गलत हो गया। आप 10 वर्ष की सजा नहीं दे सकते, आपको आजीवन कारावास देना ही होगा। मिनिमम सेंटेंस है लाइफ इंप्रिजमेंट प्लस फाइन, और आपको फाइन भी करना ही होगा।
भले ही 500 रुपये करो, 1000 रुपये करो, पर फाइन करना भी कंपलसरी है। यदि आपने मिनिमम सेंटेंस नहीं दिया तो आपका जजमेंट डिफेक्टिव हो गया। एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय यही देखता है कि स्टूडेंट ने कहाँ मिस्टेक की है। उसको पता है कि आप कहाँ मिस्टेक करोगे। तीन 304B में जजमेंट आ गया तो उसको पता है कि आप कहाँ मिस्टेक करोगे। 304 में मिनिमम सेंटेंस 7 ईयर्स है, तो आपको 7 ईयर्स की सजा देनी ही होगी। आप 5 वर्ष की या 3 वर्ष की सजा नहीं दे सकते, वो डिफेक्टिव जजमेंट हो गया, जजमेंट इलीगल हो गया। तो आपको कौन कौन से ऑफेंस में मिनिमम सेंटेंस है ये याद करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। 304B का जजमेंट हुआ और उसको 3 वर्ष की सजा दे दी। एक स्टूडेंट ने 3 वर्ष की सजा दे दी 304B में। मैंने कहा भाई ये 3 वर्ष की कहाँ, किस कानून में दे दी? इसमें तो मिनिमम सेंटेंस है। मर्डर में 10 ईयर्स की सजा दे दी। आप 10 ईयर्स दे नहीं सकते, लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा है और फाइन भी है। ये भी भूल कर जाते हैं, लाइफ इंप्रिजमेंट सजा देते समय रिगरस लाइफ इंप्रिजमेंट, कठोर आजीवन कारावास। कठोर आजीवन कारावास लिखने की जरूरत ही नहीं है, कठोर शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजमेंट हमेशा रिगरस ही होता है, सिंपल नहीं होता है। तो लाइफ इंप्रिजमेंट लिख दिया तो रिगरस लिखने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है, वो तो कठोर ही होगा। 10 ईयर्स का तो सिंपल हो सकता है, 7 ईयर्स का सिंपल हो सकता है, लेकिन लाइफ इंप्रिजमेंट हमेशा रिगरस ही होता है। इसके अलावा मिनिमम सेंटेंस मैंने बताया 304B में है, मिनिमम सेंटेंस 302 में है, मिनिमम सेंटेंस एटिक एसिड 326A में भी है। 326A में 10 ईयर्स एंड फाइन है, और फाइन में से भी जो मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्चा हुआ है उसको कंपेंसेशन के रूप में सेक्शन 357 CRPC में विक्टिम को दिलाना होगा। यह भी मैंडेटरी है। तो इन प्रोविजनों को आप जजमेंट लिखते समय याद रखोगे। यदि मिनिमम सेंटेंस है और आपने मिनिमम सेंटेंस नहीं दिया, उससे भी कम दे दिया, तो आपके 10 में से 5 नंबर तो इसी में से कट गए और आपको पता ही नहीं लगा कि अरे मैंने तो बहुत बढ़िया जजमेंट लिखा। जजमेंट क्या लिखा? 7 ईयर्स की सजा है 304B में और आपने 3 वर्ष की सजा दे दी। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक हैं जो स्टूडेंट से जाने अनजाने में हो जाती हैं। इसके अलावा और मिस्टेक बताता हूं, जैसे 34 कॉमन इंटेंशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B, एबेटमेंट 376D, गैंगरेप। इनकी प्रॉब्लम होती है और जजमेंट लिखाया जाता है तो कम से कम 2 एक्यूज्ड बनाना जरूरी है। प्रॉब्लम 302 और 34 की आ गई और आपने एक एक्यूज के खिलाफ फैसला कर दिया तो आपको 0 नंबर मिलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि कॉमन इंटेंशन में कम से कम 2 व्यक्ति होना जरूरी है और आपने एक व्यक्ति बना दिया तो इसका मतलब है एग्जामिनर समझ गया कि आप कॉमन इंटेंशन को जानते ही नहीं हो क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है
147, 148, 149 या 395, इनमें 5 या 5 से अधिक एक्यूज होना जरूरी होता है। तो यदि इनकी प्रॉब्लम आई तो 5 या 5 से अधिक अभियुक्त बनाए जाएंगे। यदि आपने 2-3 बना दिए और फैसला कर दिया तो 0 नंबर आने में देर नहीं लगेगी। जजमेंट लिखते समय स्टूडेंट अवधारणा बिंदु, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन फ्रेम नहीं करते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। सेक्शन 354 आईपीसी सीआरपीसी में साफ लिखा हुआ है कि हर जजमेंट में अवधारणा बिंदु, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनाए जाएंगे और उनका डिसीजन लिखा जाएगा और रीजन भी लिखा जाएगा डिसीजन का, लेकिन बनाते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़े डिफेक्ट है जजमेंट में और जो आपके लिए फैटल हो जाएगा। तो हर क्रिमिनल जजमेंट में पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनाओ। सिविल के केस में इश्यूज फ्रेम बनाओ। इश्यूज फ्रेम विवादक तन की वो भी सही होनी चाहिए। अनावश्यक इश्यूज मत बनाओ। आपके पास जजमेंट लिखने के लिए अधिक से अधिक 4 पेज या ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज, इससे ज़्यादा आप जजमेंट लिखोगे तो आपका पोर्शन पेपर का छूट जाएगा। आप जजमेंट 3-4 पेज में लिखो। ऐसा नहीं कि कोर्टों में तो 20-20 पेज के जजमेंट लिखते हैं। हमने मर्डर केस के जजमेंट 40-40 पेज में लिखे। लेकिन आप ऐसा मत करना। आपको 3-4-5 पेज में जजमेंट लिखना है, चाहे वो सिविल का हो क्रिमिनल का हो। जजमेंट पैराग्राफ में होना चाहिए और हर जजमेंट में पैराग्राफ नंबर होना चाहिए। क्रिमिनल रूल्स हाई कोर्ट कह रहा है कि दोनों साइड में कॉपी पे जजमेंट लिखते समय जगह छोड़ी जाएगी। जैसे ये कॉपी है तो इधर छोड़ो 1-2 इंच की, इधर छोड़ दो, ऊपर भी छोड़ो, नीचे भी छोड़ो। तो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनानी है। जजमेंट क्रिमिनल रूल्स या सिविल रूल्स के अनुसार लिखा जाना चाहिए। एविडेंस में स्टूडेंट जो गलतियां कर रहे हैं कि PW1 और PW2 का नाम, विटनेस का नाम होना जरूरी है। कि अभिजन साक्षी संख्या 1 PW1 प्लेंटिव विटनेस नंबर 1, PW2 PW3। जब एविडेंस को डिस्कस करो तो आप लिखो कि प्लेंटिव विटनेस नंबर 1 सीताराम, उसका नाम भी लिखो और PW1 भी लिखो। ऐसा नहीं कि PW1 ये कहता है, PW1 कहता है तो उसका नाम भी लिखो। क्रिमिनल रूल्स ये कह रहा है आपका हाई कोर्ट क्रिमिनल रूल्स कि जब आप 1 वर्ष की या 2 वर्ष की सजा दो तो स्टूडेंट लिख देता है कि साहब 1 वर्ष की, अब हमें वो 2 वर्ष का लग रहा है, उसने 1 ऐसे बनाया कि जाने 2 है। तो क्रिमिनल रूल्स ये कहता है कि आप वर्ष में शब्दों में भी लिखो, अंक को केवल 1 या 2 लिखना पर्याप्त नहीं है। शब्दों में वर्ष में लिखो कि 1 बनाओ और उसको ब्रैकेट में लिखो 1 ईयर, 1 वर्ष। आपने यदि 1 लिख दिया या 2 लिख दिया है वर्ष तो ये रूल्स के खिलाफ है, क्रिमिनल रूल्स के खिलाफ है। आपने शब्दों में ही नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता लगा है कि स्टूडेंट ने ये पता नहीं लग रहा है कि वो 1 बनाया है या 2 बनाया है। उसने 1 वर्ष की सजा दी है या 2 वर्ष की है। तो जहां अंक है वहां फिगर में भी लिखना जरूरी है। ये क्रिमिनल रूल्स कह रहा है।
प्रोसिक्यूशन विटनेस में PW1 डालना जरूरी है। डिफेंडेंट या डिफेंस एक्यूज के विटनेस में DW1 डाला जाएगा। प्रोसिक्यूशन के डॉक्यूमेंट पर एग्जिबिट P1 डाला जाएगा। जैसे इंजरी रिपोर्ट है तो एग्जिबिट P1 डाला जाएगा। यदि चाकू बरामद हुआ है, कोई वस्तु बरामद हुई है, तो एग्जिबिट आर्टिकल 1 डाला जाएगा। ये क्रिमिनल रूल्स कहलाए। डिफेंस में यदि कोई डॉक्यूमेंट है तो उस पर एग्जिबिट D1 डाला जाएगा। ये आपको एविडेंस में लिखना पड़ेगा, जजमेंट में लिखना पड़ेगा। और ये एग्जिबिट DW1, PW1, एग्जिबिट P1, एग्जिबिट आर्टिकल 1 के अनुसार ही आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ये बातें सब क्रिमिनल रूल में लिखी हुई हैं, लेकिन चूंकि RJS में आपके क्रिमिनल रूल्स नहीं है, लेकिन जजमेंट राइटिंग में तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, अन्यथा वो जजमेंट गलत हो जाएगा आपका। जब जजमेंट राइटिंग पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा इसमें कैसे कब लिखा जाता है। अभी तो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको। इसके अलावा स्टूडेंट ये एक बहुत बड़ी भूल करते हैं कि वो बयान मुलजिम स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 CRPC को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बयान मुलजिम 313 CRPC का स्टेटमेंट एक्यूज्ड का रिकॉर्ड नहीं करते हैं और फैसला लिख लेते हैं, तो ये एक फैटल है। यदि आपने नहीं लिखा तो आप 0 के आसपास हो जाओगे, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविजन है। एक्यूज्ड के खिलाफ जो भी एविडेंस या जो भी सर्कमस्टांसेज आइए उसके बारे में उससे प्रेस्ड बना करके एक्सप्लेनेशन लेना कंपलसरी है। इसमें 2021 का सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया है, सतबीर वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट केसेज 2021। ये केवल 313 CRPC के बारे में है। इन सतबीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट केसेज 2021, it was held by Supreme Court that court must record statement of accused under section 313 CRPC with great care and caution, and explanation must be taken of all incriminating evidence। मतलब ये रूलिंग ये कहती है कि अभियुक्त के खिलाफ जो भी साक्ष्य आई है उसके प्रश्न बना करके अभियुक्त से स्पष्टीकरण लेना चाहिए। यदि आपने ये स्पष्टीकरण नहीं लिया तो उसके खिलाफ जो एविडेंस आई है जिसका आपने स्पष्टीकरण लिया वो उसके खिलाफ नहीं पढ़ी जाएगी। तो आपने बहुत घातक भूल कर दी। 313 का स्टेटमेंट लेना जरूरी है। हर जजमेंट में आपको IPC CRPC एविडेंस की तो नॉलेज होनी चाहिए, क्रिमिनल रूल्स या सिविल रूल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, सिविल केसेज में CPC की भी नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप अच्छा जजमेंट लिख सकोगे। बयान मुलजिम 313 के स्टेटमेंट के बाद में डिफेंस एविडेंस की स्टेज आती है। तो आप जजमेंट में ये मत लिखिए कि एक्यूज ने डिफेंस एविडेंस पेश किया। यदि आपने डिफेंस का लिख दिया तो उसके 1-2 बयान गवाह के बयान होंगे डिफेंस में, वो डिस्कस करने पड़ेंगे, लंबा जजमेंट हो जाएगा। आपको लिखना है कि एक्यूज ने कोई डिफेंस एविडेंस पेश नहीं किया। उससे 313 के स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि भाई आप डिफेंस पेश करते हो, वो कह देता है नहीं करता। यदि डिफेंस पेश कर दिया, उसने 2-3 गवाह पेश कर दिए, तो आपका जजमेंट लंबा हो जाएगा और वो एविडेंस को डिस्कस करना पड़ेगा।
तो हर जजमेंट में लिख दीजिए कि एक्यूज ने कोई डिफेंस एविडेंस पेश नहीं। डिफेंस एविडेंस जब नहीं होती है उसके बाद में आर्गुमेंट स्टेज होती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड का वकील आर्गुमेंट करते हैं। आर्गुमेंट के बाद आपको हर पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन तय करना होता है, अवधारणा बिंदु तय करना होता है। कुछ स्टूडेंटों के द्वारा पूछा जाता है कि साहब हम केस लॉ देना चाहते हैं तो कहां पर दें? अजी अवधारणा बिंदु पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन डिसाइड करते समय आप केस लॉ दीजिए, सिविल में इश्यू जो डिसाइड करते हैं आप केस लॉ दीजिए। केस लॉ देने की ये स्टेज है। जैसे कोई मर्डर या डॉबरी डेथ का केस है और उसमें डैंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ है, डैंग डिक्लेरेशन के आधार पर आप कन्विक्शन कर रहे हो 304 बी में या 300 डी में, तो आप डैंग डिक्लेरेशन के संबंध में जो लेटेस्ट जजमेंट है उसका उल्लेख जिक्र कर दिए। डैंग डिक्लेरेशन के संबंध में लेटेस्ट जजमेंट क्या है, ये सेक्शन 32 के एविडेंस एक्ट का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी ये पूछा जाता है कि एविडेंशियल वैल्यू क्या है डैंग डिक्लेरेशन की। तो ये डैंग डिक्लेरेशन पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 इंडियन एविडेंस पर एक लेटेस्ट केस लॉ सतपाल वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट केसेस 2021 आया है। इसमें डैंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियल वैल्यू बताई है। डैंग डिक्लेरेशन पर इससे पहले भी बहुत केस आ चुके हैं, लेकिन ये लेटेस्ट 2021 का केस है। तो आप डैंग डिक्लेरेशन के आधार पर यदि कन्विक्शन कर रहे हो तो ये 2021 का जो केस आया है सतपाल, इसका डिस्कस करो। सतपाल वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट केसेज 2021 में क्या कहा गया है ये आप देखिए। इसमें कहा है कि इफ डैंग डिक्लेरेशन इज कोजेंट, रिलायबल and free from reasonable doubt, it may be basis of conviction without corroboration. यदि मृत्युकालीन कथन ठोस है, विश्वसनीय है और युक्त संदेह से परे है तो केवल मृत्युकालीन कथन के आधार पर दोष सिद्धि किया जाना सुरक्षित है, चाहे डैंग डिक्लेरेशन एविडेंस की अनएविडेंस की कॉर्पोरेशन हो या नहीं हो। तो डैंग डिक्लेरेशन पर बहुत इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट केस 2021 जजमेंट में आप जहां तक हो सके लेटेस्ट जजमेंट का जिक्र करो। तो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन करते समय या इश्यू जो डिसाइड करते समय आप केस लॉ का जिक्र कर सकते हो। सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट पुलिस कस्टडी में एक्यूज रिकवरी की इंफॉर्मेशन देता है और उस इंफॉर्मेशन के तहत रिकवरी कराता है तो वो रिकवरी एडमिसिबल होती है सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो उस प्रोविजन का भी जिक्र करो। कोई चोरी के मामले में 457 एंड 380 में कोई चोरी हुई है, ऑर्नामेंट्स रिकवर किए हैं पुलिस ने, तो आप सेक्शन 27 का जिक्र करो। उसके मौत में इंडिपेंडेंट विटनेस क्या कहते हैं उसको डिस्कस करो और फिर आप अपना फाइंडिंग दो कि ये रिकवरी रिलायबल है या नहीं, क्योंकि रिकवरी एडमिसिबल इन एविडेंस है।
यदि दूसरी ओर है एक एविडेंस है तो कन्विक्शन हो सकता है। तो रिलेवेंट प्रोविजन का भी जजमेंट लिखते समय हवाला आना चाहिए। एक जजमेंट लिखते समय जो अक्सर भूल होती है, तो एक्यूज को कोर्ट कभी कभी प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट दे देती है। तो कोर्ट बेनिफिट देते समय सीआरपीसी का सेक्शन 360 का जिक्र करती है, जो बिल्कुल गलत है। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का सेक्शन 19 कहता है कि जहां प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एप्लीकेबल है वहां पर सीआरपीसी का सेक्शन 360 लागू नहीं होगा। आप सेक्शन 19 पढ़ो, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। राजस्थान में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एप्लीकेबल है, तो सेक्शन 360 में कभी भी प्रोविजन पे रिलीज मत करो, वो जजमेंट इलीगल हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की सेक्शन 3 और 4 में ही उसको बेनिफिट दिया जाना चाहिए, न कि 360 में। यदि लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल ऑफेंस है तो आप प्रोविजन एक्ट का बेनिफिट दे नहीं सकते। ये सेक्शन 4 प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कहता है। तो जहां प्रोविजन एक्ट लागू है वहां सीआरपीसी का सेक्शन 360 लागू नहीं होता है। इसलिए 360 को भूल जाओ। बहुत सी अदालतें भी दे रही हैं 360 का फायदा। ये दोनों सेक्शन प्रोविजन एक्ट और 360 पैरेलल नहीं चल रहे हैं। यदि प्रोविजन एक्ट लागू है तो 360 लागू नहीं होगा। कुछ केसेज ऐसे हैं, जैसे पिछली बार 2019 में 304A पर जजमेंट लिखा गया, कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर डेथ हो जाए तो 304A का अपराध हो जाता है। यह मजिस्ट्रेट ट्राइबल ऑफेंस है और मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर्स है। लेकिन स्टूडेंट 304A में प्रोविजन का फायदा दे देते हैं। तो 304A में प्रोविजन का फायदा देना भी नितांत गलत है, इलीगल है। यदि 304A में आपने बेनिफिट दे दिया प्रोविजन का, तो आपके बहुत नंबर कट जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दलबीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा में स्थिति स्पष्ट कर दी है कि 304A में मजिस्ट्रेट या कोर्ट को प्रोविजन का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। तो 304A में आपको सजा ही देनी है, प्रोविजन का बेनिफिट नहीं देना है। इसी तरह 498A में भी प्रोविजन नहीं देना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 498A में भी प्रोविजन देने से मना कर दिया है। अब सवाल आता है कि डिफेंस एविडेंस हो गई, आर्गुमेंट हो गया दोनों वकीलों का, तो कन्विक्शन किया जाता है या एक्विटल किया जाता है। एक्विटल किया जाता है तो मजिस्ट्रेट की 2 बार सिग्नेचर होंगे और सील ऑफ द कोर्ट लगेगी।
एक्विटल में। यदि संबंध केस में एक्विटल किया गया है तो भी 2 बार सिग्नेचर होंगे और कोर्ट की सील लगेगी। लेकिन वारंट केस में कन्विक्शन किया है तो वहां पर क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुनना जरूरी होता है। यदि आपने क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुना है तो कम से कम 3 बार मजिस्ट्रेट के दस्तखत होंगे या सेशन जज के दस्तखत होंगे और 3 बार ही सील लगेगी। यदि आपने 2 बार सील लगा दी या 2 बार ही हस्ताक्षर कर दिए तो यह भी जजमेंट इलीगल हो गया। सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुनता है और 235 सबसेक्शन 2 में सेशन जज क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर सुनता है। तो जहां आपने कन्विक्शन किया है और केस वारंट है और मजिस्ट्रेट प्रोबेशन पर रिलीज नहीं कर रहा है तो मजिस्ट्रेट को 4 बार या कम से कम 3 बार सिग्नेचर करने होंगे और कोर्ट की सील लगानी होती है। यदि केवल 2 बार ही दस्तखत कर देते हैं मजिस्ट्रेट तो ये जजमेंट भी गलत हो जाएगा। 3 बार कब दस्तखत करने होते हैं? पहले तो आप कन्विक्ट करोगे उसको कि एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302 आईपीसी। तो अब कन्विक्शन किया ना तो आप दस्तखत करो और सील लगाओ कोर्ट की। उसके बाद आप क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुनोगे। सील लगाने के बाद पहली बार सील लग गई आपकी, फिर आप क्वेश्चन ऑफ क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर सुनिए उसको। क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर सुनना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने नहीं सुना तो इसी आधार पर आपके नंबर कट जाएंगे और ये गलती घातक होगी, फैटल है। वारंट केस में कन्विक्शन में कम से कम 3 बार दस्तखत और सील होना जरूरी है। पहली बार तो जहां आपने कन्विक्ट किया है वहां पर दस्तखत कर दो, फिर आप क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनो। क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुनने के बाद में आप सेंटेंस उसे सजा दोगे। तो सजा देने के बाद, जैसे आपने 1 वर्ष की सजा दे दी, तो सजा देने के बाद में आपको फिर दस्तखत करने हैं और सील लगानी है। ये दूसरी बार हो गई। फिर तीसरी बार आपको लगाना है कि जजमेंट साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट टुडे डेट। निर्णय आज दिनांक इतने को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। फिर दस्तखत करने हैं और सील लगानी है। ये तीसरी बार हो गया। तो वारंट केस में जहां कन्विक्शन हो रहा है वहां कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक 4 बार दस्तखत होना जरूरी है। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया, यह भी लिखना जरूरी है हर जजमेंट में, चाहे सिविल का हो या क्रिमिनल का हो। जजमेंट साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट टुडे डेट इतनी। तो जजमेंट लिखते समय ये कभी भी मत भूलना कि वारंट केस में आपने 3 बार दस्तखत नहीं किए हों, क्योंकि 3 बार दस्तखत होना जरूरी है। और क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुनना भी जरूरी है। मजिस्ट्रेट को धारा 248 सबसेक्शन 2 और सेशन जज को 235 सबसेक्शन 2 में क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर सुनना जरूरी होता है। अब एक सेंटेंस आपने क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस में सुन लिया,
उसके बाद आपको सेंटेंस पास करना होता है, दंड देना होता है। तो दंड में कोई एरर और ओमिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले इसको पढ़ता है कि इसने प्रॉपर सजा दी है या नहीं दी है, कोई पार्ट को छोड़ तो नहीं दिया है। जैसे 457 380 लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, ये 457 आईपीसी है। और 380 यदि आप ड्वेलिंग हाउस रिहायशी मकान में चोरी करते हो तो 380 हो गया। 457 380 का जजमेंट यदि है तो आपको क्या लिखना है? पहले तो लिखना है कि एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 457 380 आईपीसी, दस्तखत कर दो और सील लगा दो। फिर आपको आफ्टर कन्विक्टिंग द accused was heard on the question of sentence under section 242 subsection 2 CRPC। फिर आपने क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुन लिया, उसके बाद में आपको सेंटेंस पास करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 457 380 का ही मामला है, तो आप उसको सेंटेंस कैसे पास करोगे? क्या चीज लिखना जरूरी है? आपको लिखना है कि फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 457 380 आईपीसी द एक्यूज्ड इज सेंटेंस्ड टू 1 year rigorous imprisonment and fine of 2000 rupees for each of the offense। ये लिखना जरूरी है। 457 में 14 वर्ष का कारावास है एंड फाइन भी है, 380 में 7 वर्ष का कारावास है और फाइन भी है। तो आपको प्रत्येक अपराध में 1 वर्ष 2 वर्ष की सजा दे दो और फाइन करना जरूरी है, क्योंकि इम्प्रिजमेंट एंड फाइन जहां है वहां फाइन इंपोज करना मैंडेटरी हो जाता है। तो आपको जो सेंटेंस पास करता समय जो ऑर्डर पास करना है, जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखना है कि अभियुक्त को धारा 457 380 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध में 2 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया जाता है। फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 457 380 द एक्यूज्ड इज सेंटेंस टू 2 years रिगरस इम्प्रिजमेंट। यहां पर रिगरस भी लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि रिगरस है छोड़ दो या सिंपल है छोड़ दो। जब 1 वर्ष की या 6 महीने की सजा दे रहे हो तो आप रिगरस दे रहे हो या सिंपल दे रहे हो, ये लिखना जरूरी है। आप रिगरस लिख दो, सिंपल लिख दो। 2 years rigorous imprisonment and fine of 2000 for each the offense। अब आपने 2 ऑफेंसेज में सजा दी है, तो ये लिखना भी जरूरी है फाइनल ऑर्डर में कि बोथ सेंटेंस से रन सेल रन या बिल रन कंकरेंटली, दोनों अपराधों की प्रधान सजाएं साथ साथ चलेंगी। कंसिक्यूटिवली मत लिखना। दोनों अपराधों की, क्योंकि 457 380 2 अपराध हो गए, हमने दोनों अपराधों में सजाएं दी है, तो ये लिखना जरूरी हो जाता है कि ये दोनों अपराधों की सजाएं साथ साथ चलेंगी। यदि आपने ये नहीं लिखा तो सेक्शन 31 सीआरपीसी कहता है आपने प्रत्येक अपराध में 2-2 वर्ष की सजा दी तो जेल अथॉरिटी उसको 4 वर्ष की सजा भुगताएगी, न कि 2 वर्ष की। 2 वर्ष की सजा तो तभी भुगताएगी जब मजिस्ट्रेट ने यह लिख दिया हो कि दोनों अपराधों की सजाएं साथ साथ चलेंगी। यदि आपने ये ओमिट कर दिया, ओमिशन हो गया आपसे ये लिखने का, तो 31 के अनुसार अभियुक्त को 4 वर्ष की सजा भुगतनी होगी। आपकी थोड़ी सी लापरवाही के कारण अभियुक्त को 2 वर्ष की अधिक सजा भुगतनी होगी।
तो ये लिखना जरूरी है कि दोनों अपराधों की सजाएं साथ साथ चलेंगी। बोथ सेंटेंसेस शैल रन कनकरेंटली, कंसिक्यूटिवली मत लिखो। अब आपने 2000 रुपये का फाइन भी किया है तो यह भी लिखना मैंडेटरी है सेंटेंस में कि इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन द एक्यूज्ड विल फर्दर अंडरगो रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 1 month ऑफ ईच ऑफेंस। अर्थदंड के अदायगी में व्यतिक्रम होने पर अभियुक्त को प्रत्येक अपराध में 1 मास का कठोर कारावास और भुगतना होगा। यह भी लिखने से भूल मत जाना, क्योंकि एग्जामिनर आपके फाइनल ऑर्डर को देखकर ही नंबर देता है कि इसने सही बातें कौन कौन सी लिखी हैं, कोई छोड़ तो नहीं दी। यदि आपने फाइन की जगह इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन का ही ऑर्डर नहीं किया तो वो गलत हो गया जजमेंट। आपने ये नहीं लिखा कि ये बोथ सेंटेंसेज रन कनकरेंटली तो गलत हो गया। आपने 1 वर्ष की सजा तो दे दी या 2 वर्ष की सजा दे दी, लेकिन रिगरस या सिंपल नहीं लिखा तो गलत हो गया। क्योंकि आपको जेल अथॉरिटी पूछेगी कि साहब ये सजा रिगरस दे हैं या सिंपल दे, आपने तो वारंट में लिखा नहीं। तो इस तरह की गलतियां मत करना। अब और क्या है, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट फाइन, अभियुक्त को आपने 1 वर्ष या 2 महीने का, 1 महीने या 2 महीने का कठोर कारावास और दे दिया। फिर आपको सेक्शन 428 सीआरपीसी का भी जिक्र करना है कि सेट ऑफ सजा का होगा या नहीं। आपको लिखना है द कस्टडी पीरियड ऑफ द एक्यूज बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रिंसिपल सेंटेंस। अभियुक्त ने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान जो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में पीरियड बताया है, वह पीरियड धारा 428 सीआरपीसी के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा, सेट ऑफ किया जाएगा, मुजरा किया जाएगा। यह लिखना भी मैंडेटरी है। और क्या मैंडेटरी है सेंटेंस में? और मैंडेटरी है जैसे 457 380 में सोने का हार चोरी हो गया, तो सोने का हार का क्या करोगे आप? ये फाइनल ऑर्डर में लिखना है। यदि आपने ये फाइनल ऑर्डर में नहीं लिखा तो ये ऑर्डर डिफेक्टिव हो गया, आपके इसी बात पे नंबर कट जाएंगे। तो आपको लिखना है कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, गोल्ड नेकलेस आर्टिकल 1 बी रिटर्न टू कंप्लेनेंट PW1। यह लिखना जरूरी है कि अपील अवधि समाप्त होने के पश्चात नियम अनुसार सोने के हार एग्जिबिट आर्टिकल 1 को परिवादी PW1 सोहन लाल को हाईकोर्ट क्रिमिनल रूल्स के अनुसार वापस रिटर्न कर दिया जाए। यहां पर हाईकोर्ट क्रिमिनल रूल्स भी लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि लिमिटेशन तो 1 महीने 30 डेज की होती है या एक्विटल में ज्यादा होती है, लेकिन क्रिमिनल रूल्स हाईकोर्ट कहते हैं कि लिमिटेशन खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक रिटर्न नहीं किया जाए। यदि लिमिटेशन 1 वर्ष है तो हाई कोर्ट क्रिमिनल रूल्स के अनुसार वो रिटर्न फैसले के 7 महीने बाद होगा।
ये कहता है हाई कोर्ट रूल्स। इसलिए किया, 6 महीने की क्यों गैप दे दिया? इसलिए दे दिया कि आपने तो रिटर्न कर दिया, 1 महीने की अपील का टाइम दे दिया, रिटर्न कर दिया, वो उसका अपील से स्टे ऑर्डर आ गया, वो 2 महीने बाद आ गया, 4 दिन बाद आ गया, और 31वें दिन तो रिटर्न कर दिया, तो गलत हो गया ना। फिर वो लौटाए नहीं लौटाए जिसको रिटर्न किया है। तो हाई कोर्ट क्रिमिनल रूल्स कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट क्रिमिनल रूल्स के अनुसार आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिटर्न किया जाए। तो आपको 6 महीने या 1 महीने नहीं लिखना है, आपको तो लिखना है कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील द स्टोलन आर्टिकल गोल्ड नेकलेस एग्जिबिट 1 बी रिटर्न टू PW1 अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट क्रिमिनल रूल्स। बस हाई कोर्ट क्रिमिनल रूल्स के अनुसार रिटर्न कर देंगे हम, हाई कोर्ट रूल्स के अनुसार। कब करेंगे? लिमिटेशन खत्म होने के बाद। लिमिटेशन तो 1 महीने में खत्म हो जाती है, तो हम 1 महीने में नहीं रिटर्न करेंगे, 1.25 महीने में नहीं करेंगे, हम उसे 6 महीने और रोके रखेंगे। तो यदि ये आपने स्टोलन प्रॉपर्टी का डिस्पोजल नहीं किया तो वो ऑर्डर डिफेक्टिव हो गया। इसके अलावा मर्डर केस में बंदूक बरामद हो गई, फायर आर्म हो गई, पिस्तौल बरामद हो गई, तो उसका क्या करोगे? पिस्तौल का लाइसेंस है एक्यूज के पास, तो उसे रिटर्न नहीं करना है एक्यूज को, चाहे उसके पास लाइसेंस हो। वो लाइसेंस बंदूक का भी उसने दुरुपयोग किया है, मर्डर किया है, उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? फायर आर्म्स को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यहां डिपॉजिट कराना होता है। जहां भी फायर आर्म्स रिकवर हुई है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जयपुर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बीकानेर को डिपॉजिट कराया जाएगा। ये रूल्स क्रिमिनल रूल्स कह रहे हैं। क्रिमिनल रूल्स ये भी कह रहे हैं कि तलवार, चाकू जिनसे मर्डर हुआ है या 326 का अपराध हुआ है, उनको आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अपील डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन डिस्ट्रॉय करने में भी वो नियम लागू होता है लिमिटेशन के खत्म होने के 6 महीने बाद। तो आपको अब सेंटेंस में क्या लिखना जरूरी है कि उसको 1 वर्ष या 2 वर्ष का कठोर कारावास का सजा दो, फाइन भी दो, क्योंकि इम्प्रिजमेंट एंड फाइन है 457-380 में। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन भी सजा दो, उसमें भी इम्प्रिजमेंट रिगरस या सिंपल लिखना है। सेट ऑफ 428 का भी बेनिफिट देना है। सेक्शन 31 CRPC में यह भी लिखना है कि बोथ सेंटेंसेज रन कंकरेंटली। जहां पर 2 अपराधों में सजा दी है वहां लिखना है। एक कॉपी आई मेरे पास आई, सजा तो एक ही ऑफेंस में दी है। स्टूडेंट को याद है कि साहब ये लिखना है बोथ सेंटेंस, उसने लिख दिया बोथ सेंटेंस रन कंकरेंटली। मैंने कहा भैया सजा तो एक सेक्शन में दी है, कौन से दोनों साथ साथ चलेंगे? तो ऐसे एक सेंटेंस में सजा दे रहे हो तो इस सेंटेंस को मत लिखना है कि दोनों अपराधों की प्रधान सजाएं साथ साथ चलेंगी। ये तभी लिखना है जब 2 अपराधों में आप सजा दे रहे हो। सिविल जजमेंट में
आपको कोर्ट का नाम मैंने बता ही दिया, 2 लाख रुपए तक का सिविल जज, 2 लाख से ऊपर का सीनियर सिविल जज और 5 लाख से ऊपर पर डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट का नाम आएगा। जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा। इसमें PW1 प्लेंटिफ विटनेस, डिफेंडेंट विटनेस, PW1 DW1 आएगा। डॉक्यूमेंट पर एग्जिबिट 1, प्रदर्श 1 और डिफेंडेंट के डॉक्यूमेंट पर एग्जिबिट D1 आएगा। रेन कंट्रोल एक्ट में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नहीं होता है, पिटिशनर और रेस्पोंडेंट, याची और प्रत्यार्थी शब्द आएगा। रेन कंट्रोल एक्ट में जो एप्लीकेशन लगती है वो सूट नहीं कहलाती है बल्कि पिटीशन कहलाती है। डॉक्यूमेंटों पर एग्जिबिट 1 और रेस्पोंडेंट के डॉक्यूमेंट पर एग्जिबिट A1 आएगा। ऊपर पिटीशन नंबर आएगा न कि सूट नंबर। क्रिमिनल में क्रिमिनल केस नंबर आएगा, सेशन केस है तो सेशन केस नंबर आएगा, लेकिन रेन ट्रिब्यूनल के केस में पिटीशन नंबर आएगा न कि सूट नंबर। लेकिन जहां रेन कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है वहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 106 एप्लीकेबल होगा और वहां सिविल कोर्ट में सूट फाइल होगा न कि रेन कंट्रोल एक्ट में। और यदि 106 TP एक्ट के अंतर्गत कोई सूट फाइल किया जाता है तो उसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं और वो सूट नंबर कहलाएगा। TP एक्ट के अंतर्गत धारा 106 में टीनेंट को 15 दिन का नोटिस दिया जाना मैंडेटरी होता है, जबकि रेन कंट्रोल एक्ट में ऐसा नोटिस देना जरूरी नहीं होता है। सिविल सूट में 2 बार ही दस्तखत होंगे, चाहे वो सूट डिसमिस करो या डिग्री करो, और उसमें भी लिखना होगा कि साइंड जजमेंट साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट टुडे डेट इतनी। यदि कोई इंटरप्लीडर सूट पर जजमेंट लिखा है तो आपको कम से कम 2 डिफेंडेंट बनाने होंगे। ऐसा नहीं कि एक डिफेंडेंट बना दो और आप इंटरप्लीडर सूट पर जजमेंट लिख दो तो एग्जामिनर को 0 नंबर देने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं लगेगी। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप इंटरप्लीडर सूट का मतलब ही नहीं समझ रहे हो, क्योंकि इंटरप्लीडर सूट में आपने एक ही डिफेंडेंट बनाया है। जिस तरह 34 इंडियन पिनल कोड कॉमन इंटेंशन में कम से कम 2 एक्यूज होना जरूरी है, ऐसे इंटरप्लीडर सूट में कम से कम 2 एक्यूज होना जरूरी होता है। आपके RJS कोर्स में ऑर्डर राइटिंग भी है सिविल में, तो ऑर्डर राइटिंग में भी ऑर्डर राइटिंग आ गई। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 CPC पर लिखिए एक ऑर्डर, कोई प्रॉब्लम दे दी। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 पर लिखिए। टेम्परेरी इंजंक्शन अंडर ऑर्डर 39 रूल 12 पर लिखिए। तो इन पर आपको जब लिखोगे ऑर्डर तो मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर डालना है, विविध आवेदन पत्र संख्या डालना है। मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर, विविध आवेदन संख्या। तो आपसे कोई भी सिविल में
ऑर्डर भी लिखवाया जा सकता है। ऑर्डर, कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जिनमें पिटिशनर और नॉन पिटिशनर की एविडेंस होती है, ऑन ओथ स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो ऐसे कौन से मामले हैं? जैसे ऑर्डर 39 रूल 2A, यदि आप टेम्परेरी इंजंक्शन के ऑर्डर को डिसऑबे करोगे तो आप पर ऑर्डर 39 रूल 2A के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जा सकती है। 3 माह का सिविल इंप्रिजमेंट भेजा जा सकता है या आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। यदि आप ऑर्डर 39 रूल 2A का डिसीजन कर रहे हो, क्या ऑर्डर कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो आपको दोनों पार्टी जो एविडेंस पेश करती है उसको डिस्कस करना होता है। ऑर्डर 39 रूल 2A की एप्लीकेशन दोनों पार्टीज की एविडेंस के आधार पर डिसाइड होती है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो एविडेंस पेश कर रही। यदि मामला ऐसा है कि जिसमें एविडेंस पेश करने की जरूरत नहीं है तो बिना एविडेंस के भी डिसाइड हो सकती है। लेकिन अक्सर ऑर्डर 39 रूल 2A में दोनों पार्टी एविडेंस पेश करती है और उसको एविडेंस को डिस्कस करते हुए आप उस एप्लीकेशन को डिसाइड करो और ऑर्डर करो। ऑर्डर 21 रूल 58, ऑब्जेक्शन फाइल्ड बाय थर्ड पार्टी। यदि एग्जीक्यूशन में जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी अटैच हो गई है तो एक थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन, उजरदारी फाइल करती है कोर्ट में जाकर के कि साहब ये जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी को कोर्ट ने अटैच कर दिया है जो गलत किया है। तो ये ऑब्जेक्शन ऑर्डर 21 रूल 58 में पेश होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसमें एविडेंस होती है और एविडेंस के आधार पर डिसाइड होती है। ऑर्डर 9 रूल 13, सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री, इसमें भी पार्टी चाहे तो एविडेंस हो पेश कर सकता है और ये बिना एविडेंस पेश किए भी डिसाइड हो सकती है। तो 3 एप्लीकेशन ऐसी बताई है मैंने आपको जिनमें एविडेंस की आवश्यकता होती है और उस एविडेंस को डिस्कस करते हुए आप ऑर्डर लिखिए। लेकिन कुछ एप्लीकेशन के ऑर्डर ऐसे होते हैं जिनमें कोर्ट में एविडेंस नहीं होती है। यदि आपने एविडेंस को डिस्कस कर दिया तो 0 नंबर मिलने में देर नहीं लगेगी। जैसे ऑर्डर 39 रूल 1-2 CPC, टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर, ये केवल एफिडेविट और डॉक्यूमेंट के आधार पर ही डिसाइड होता है। इसमें पार्टीज एफिडेविट, ये स्टेटमेंट कोर्ट में पेश नहीं कर सकती, उसको अधिकार नहीं है। यदि आपने टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर अंडर 39 रूल 1-2 में एविडेंस को डिस्कस करते हुए AW1 PW1 को डिस्कस करते हुए कर दिया तो 0 नंबर मिल जाएगा। टेम्परेरी इंजंक्शन के ऑर्डर में कभी भी पार्टी को एविडेंस पेश करने का मौका नहीं मिलता है। यह केवल डॉक्यूमेंट पर और एफिडेविट पर ही तय होता है और इसमें तो 3 बिंदु तय करने पड़ते हैं: प्राइमा फेसाई केस, इर्रेपरेबल लॉस और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति के 3 बिंदु पे और ये प्राइमा फेसाई तय करने होते हैं। पार्टीज के एविडेंस के आधार पर तय नहीं होती है ये। तो आप तो जो पार्टीज ने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं और जो एफिडेविट पेश किए उसके आधार पर ही डिसाइड करना है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 CPC, इसमें भी एविडेंस पेश नहीं होती है। रिजेक्शन ऑफ प्लांट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, इसमें भी एविडेंस पेश नहीं होती है।
ऑर्डर 1 रूल 10, ऑर्डर 1 रूल 10 नई पार्टी को जोड़ना या हटाना, इसमें भी एविडेंस पेश नहीं होती है। इसलिए ऐसे केसेज में आप एविडेंस को डिस्कस मत करो। यदि आपने एविडेंस को डिस्कस कर दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको बेसिक नॉलेज नहीं है। ऑर्डर 38 रूल 1 and 2, 5 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट या अरेस्ट बिफोर जजमेंट। तो ऑर्डर 38 रूल 1 और 5 में भी पार्टीज को एविडेंस पेश करने का अधिकार नहीं होता है। ऑर्डर 47 रूल 1 रिव्यू एप्लीकेशन में भी पार्टी एविडेंस पेश नहीं कर सकती। एविडेंस पेश करने का अधिकार तो ऑर्डर 39 रूल 2A, ऑर्डर 9 रूल 13 और ऑर्डर 21 रूल 58 के एप्लीकेशन पर होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सी एप्लीकेशन के ऑर्डर पर आपको एविडेंस को डिस्कस करना होता है और कौन सी में नहीं करना होता है। ये आपको सीपीसी में नहीं मिलेगी पढ़ने पर। आप ये सोचो कि मैं सीपीसी में पढ़ लूँगा, सीपीसी में कहीं नहीं लिखा है। ये तो अनुभव की बात है, हम आपको अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। कहीं आप सीपीसी को देखने लग जाओ, सीपीसी में कहीं भी नहीं है। ये तो हाई कोर्टों के केस लॉ हैं। मैंने बताया कि सूट का डिसीजन करते समय 2 बार दस्तखत होंगे, लेकिन एप्लीकेशन का डिसीजन देते समय ऑर्डर पर केवल 1 बार ही दस्तखत करना सफिशिएंट होता है। आपको 2 बार दस्तखत करने की जरूरत नहीं है। उसमें ऑर्डर साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट टुडे, इसको लिखना जरूरी नहीं होता है। यदि आपने लिख भी दिया तो ये गलत भी नहीं होगा, आप लिख सकते हो। सूट जब डिग्री हो डिसमिस हो तो 2 बार दस्तखत होंगे, लेकिन सिविल एप्लीकेशन, चाहे वो टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन हो, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 की हो, कोई सी भी एप्लीकेशन हो, उस पर 1 बार ही सिग्नेचर और मोहर जरूरी है। यदि आपने भूल से 2 बार कर दिए तो ये कोई गलती नहीं है, 2 बार कर सकते हो। लेकिन आप जब 1 बार दस्तखत होना ही सफिशिएंट है तो 2 बार क्यों करते हो? तो आज मैंने आपको कुछ एरर्स बताई हैं। यदि आप इन एररों को बचा करके जजमेंट लिखोगे तो वो अच्छा जजमेंट माना जाएगा, क्वालिटी जजमेंट होगा। इन एरर से बचना चाहिए, क्योंकि जितनी एरर होंगी उन पर एग्जामिनर आपकी लाल स्याही से निशान लगा देता है। मतलब आपका जजमेंट एरर फ्री होना चाहिए। हर एग्जामिनेशन कॉपी चेक करते समय यह देखता है कि स्टूडेंट ने कहाँ पर एरर की है और उन पर वो निशान लगाता है लाल स्याही से। उस एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती कर रहा है, करेगा, सब पता है। हम जजमेंट राइटिंग की कॉपी 1 मिनट में चेक करके बता देंगे आपके कि ये गलती की है आपने। हमें पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि किस जगह, किस कोने में आपने एरर की है। तो इन एररों से बचिए। आपका जजमेंट एरर फ्री होना चाहिए, तो वो जजमेंट अच्छा होगा, क्वालिटी जजमेंट होगा। आज आपको इतना ही पर्याप्त है। उसके बाद में आपको जजमेंट राइटिंग सिविल क्रिमिनल बताऊंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा, और मिस्टेक और एरर तो और भी हैं। मैं 13 तारीख से जजमेंट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और सिविल जजमेंट बताऊंगा। उसमें जो भी फैटल
एरर हैं उनके बारे में भी जिक्र करेंगे, जजमेंट का फॉर्मेट भी बताएंगे, चार्ज का फॉर्मेट भी बताएंगे, और आपको ये भी बताया जाएगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये 302 का ऑफेंस है या 304 का ऑफेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।